दोस्तों 2025 में लैटिन अमेरिका ने 60 लाख मोटरसाइकिलें खरीदी और इस लिस्ट में नंबर 1 पर ना ही होंडा है, ना ही यामाहा है और ना ही हार्ले डेविडसन। जी हाँ, साउथ अमेरिका के देश कोलंबिया की सेल्स चार्ट के टॉप पर एक ऐसा ब्रांड बैठा है जिसका नाम ज्यादातर अमेरिकी लोगों ने तो सुना तक नहीं है। और इस ब्रांड की बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल की कीमत सिर्फ $2000 है, यानी इंडियन रुपीज में सिर्फ 2 लाख रुपए के आसपास। और ये कोई गिमिक नहीं है, ये एक हार्ड डेटा है जिसपे लाखों लोगों की रोजी रोटी इसी $2000 की मशीन पर टिकी है। जबकि वहीं पर अमेरिका में औसत बाइक की कीमत $12000 के आसपास होती है, मतलब 12 लाख रुपए के आसपास। हालांकि अमेरिका में बाइक्स एक स्टेटस सिंबल के रूप में होता है, इसे सिर्फ वीकेंड की मौज मस्ती के लिए निकाला जाता है, न कि और देशों की तरह रोजमर्रा के कामों में यूज के लिए। अब यही देखिए कि 50 साल तक इंडस्ट्री का बस यही फॉर्मूला था कि रिलायबिलिटी के लिए जापान की मोटरसाइकिल्स ज्यादा अच्छी हैं, वहीं हेरिटेज और स्टेटस सिंबल के लिए अमेरिका की मोटरसाइकिल्स ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन भैया 2025 के डेटा ने इस पूरे फॉर्मूला को पूरी तरीके से पलट दिया है। अब यही देखिए कि कोलंबिया में एक साल में 1,85,000 यूनिट के साथ नंबर 1 ब्रांड यामाहा को भी 20,000 यूनिट के फर्क से हरा चुका है। जी हाँ, भारत ने अकेले 2025 में 4.3 मिलियन मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट की, जो कि अपने आप में इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और ये सिर्फ एक मार्केट शिफ्ट नहीं है, ये इंजीनियरिंग, कॉस्ट स्ट्रक्चर और सप्लाई चेन की एक पूरी लड़ाई है, जिसमें इन्हीं 4 क्षेत्रों ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया। जहां पर यह डेटा बताता है कि टूटी सड़कों और पहाड़ी कस्बों में असल में कौन टिकता है और कौन बुरी तरीके से टूट जाता है। अब भैया यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं चीन की, जिसने सबसे पहले इस बाजार पर हमला बोला था, जहां पर शुरुआत में उसकी रणनीति काम करती भी दिखी, जहां पर उसके शाइनरे और डेटोना जैसे ब्रांड्स ने कीमत इतने नीचे गिरा दी कि इक्वाडोर में आज भी वो बेस्ट सेलिंग बाइक्स में जाने जाते हैं। हालांकि एक समय पर लैटिन अमेरिका में 160 से ज्यादा चाइनीज मोटरसाइकिल ब्रांड्स आपस में लड़ रहे थे और इसके बावजूद 800 से $1,500 की बाइक्स रोजाना बेच रहे थे। लेकिन इन गाड़ियों की 3 समस्याएं बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान की। पहली बात तो इनकी बिल्ड क्वालिटी बेहद कमजोर थी, जिसमें इनके फ्रेम टूट जाते थे, चेन जल्दी खराब हो जाती थी। वहीं पर दूसरा प्रॉब्लम यह था कि बाइक के खराब होने पर इनके स्पेयर पार्ट्स मिलना काफी मुश्किल था, क्योंकि जिस फैक्ट्री ने इसे बनाई थी वो या तो बंद हो चुकी होती थी या कुछ और बनाने लगती थी। लेकिन इसका जो सबसे तीसरा प्रॉब्लमेटिक चैलेंज था वो था कि ना ही इन बाइक का कोई ट्रेंड मैकेनिक था, ना ही स्पेनिश में सर्विस मैनुअल था और ना ही काम आने वाली वारंटी। इसका नतीजा ये हुआ कि 160 से ज्यादा ब्रांड्स में से ज्यादातर बाजार से बाहर हो गए, और वो भी बिना किसी टैरिफ या सरकारी पॉलिसी के, सिर्फ अपनी खराब बाइक्स की वजह से। और इस तरह से चाइना की बाइक्स धीरे धीरे इन क्षेत्रों में बदनाम होने लगी। लेकिन वहीं पर दूसरे नंबर पर इटली की बाइक्स भी चैलेंज दे रही थी, जिसने असल में ये प्रतियोगिता कभी लड़ी ही नहीं। जैसे डुकाटी, अप्रिलिया, एमवी, अगास्टा, ये सब बेहद खूबसूरत मशीनें हैं, लेकिन इनकी औसत कीमत $18,000 के आसपास है और इन्हें ठीक करने के लिए एक खास टूल्स और ट्रेंड डीलर टेक्नीशियन चाहिए होते हैं। अब ऐसे में जिस इलाके में लाखों लोगों की रोजी रोटी मोटरसाइकिल पर ही टिकी हो, वहां ये बाइक्स रोज का साधन नहीं बन सकते, बल्कि एक महंगा शौक बनकर ही रह जाते हैं। इसलिए इटली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गया, क्योंकि वो इस बाजार में तो है ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि तीसरे नंबर पर जो चैलेंज दे रहा था वो था जापान, जिसकी बाइक्स शानदार है, लेकिन कीमत का फर्क उन्हें पीछे ढकेल रहा है। अब यही देखिए कि होंडा दुनिया भर में सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है, जो 2024 में करीब 2 करोड़ यूनिट बेचकर लगातार 50 सालों से नंबर 1 बनी हुई है। अब यही देखिए, ब्राजील में होंडा CG160 सिर्फ सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है, जहां पर होंडा और यामाहा मिलकर आज भी लैटिन अमेरिका के आधे से ज्यादा बाजार पर काबिज हैं। लेकिन भैया यहाँ मेन दिक्कत कीमत है, क्योंकि होंडा की सबसे सस्ती बाइक भी $5,000 के आसपास आती है और वहीं यामाहा की एंट्री बाइक करीब $4,000 के आसपास आती है। मतलब साफ साफ है कि ये अपने कॉम्पिटिटर से दुगनी तिगनी महंगी है। और ऊपर से भैया स्पेयर पार्ट्स की कीमत भी ज्यादा है। मतलब अगर सिर्फ एक क्लच बदलवाना हो तो $200 तक का चपत लग जाता है। अब ऐसे में ही आती है उस कहानी की सबसे बड़े हीरो की बात, जो भारत की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जो आज कोलंबिया, पेरू और ब्राजील को पूरी तरीके से बदल रही है। जी हाँ, कोलंबिया में 2025 में बजाज ऑटो 1,85,000 से ज्यादा यूनिट बेचकर नंबर 1 ब्रांड बन गया है, जहां पर इसने यामाहा को लगभग 20,000 बाइक्स के फर्क से पीछे छोड़ दिया है। जहां पर कोलंबिया में पहली बार मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन 10 लाख के पार पहुंची।
यानी एक ही साल में 33% की छलांग लगाई है। वहीं पर अगर पेरू की बात करें तो पेरू में बजाज पल्सर की मांग इतनी है कि पेरू दुनिया में सबसे बड़े बजाज पल्सर इंपोर्टर देशों में गिना जाता है, क्योंकि डिलीवरी राइडर और मोटो टैक्सी चलाने वालों को ऐसी बाइक ही चाहिए थी जो खराब सड़क और ईंधन की क्वालिटी को झेल सके और मेंटेनेंस में जेब भी खाली ना हो। लेकिन जिस ब्रांड पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है वो है रॉयल एनफील्ड। जी हाँ, ये वही भारतीय ब्रांड है जिसने 2025 में अपनी पूरी दुनिया में एक साल में 10 लाख यूनिट बेचने का आंकड़ा पहली बार पार किया, और ये अपने आप में अपनी पूरी कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि है, जहां पर रॉयल एनफील्ड की ताकत सिर्फ कीमत से नहीं है बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी में सादगी है। जैसे इसकी बाइक्स में कोई ऐसा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या डीलर ओनली डायग्नोस्टिक सिस्टम नहीं लगा होता, मतलब जिसे सिर्फ ब्रांड के अपने सेंटर पर ही ठीक किया जा सके। इसका साफ मतलब है कि एक मैकेनिक अपने सिंपल टूल किट से भी अपने घर के गैराज में इन गाड़ियों को ठीक कर सकता है, और इसकी यही सादगी इसे तीनों महाद्वीपों की खराब सड़कों पर भरोसेमंद बनाती है। फिलहाल रॉयल एनफील्ड ने कोलंबिया, अर्जेंटीना और ब्राजील में अपनी असेंबली प्लांट लगाए जरूर हैं, यानी बाइक वहीं बनती है और वहीं बेची जाती है, जिससे कीमत और भी कम हो जाती है और स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिलते हैं। अब यही देखिए कि रॉयल एनफील्ड के हिमालयन 450 मॉडल को 2025 में साइकिल वर्ल्ड्स मैगजीन के टॉप 10 बाइक्स की लिस्ट में जगह मिली, जहां पर इसकी कीमत $6,000 से भी कम है, यानी डुकाटी जैसी इटालियन बाइक की कीमत के 1/3 से भी कम में एक मशीन जो असल में रोज की टूटी सड़कों पर टिकने के लिए बनाई गई है। अब ताकत, टिकाऊपन और सादगी का यही मेल है जो रॉयल एनफील्ड को सिर्फ लैटिन अमेरिका ही नहीं बल्कि अब तो अमेरिका में भी एक नई पहचान दिला रहा है। आज अमेरिका के 48 राज्यों में रॉयल एनफील्ड के 150 से ज्यादा डीलरशिप खुल चुके हैं, जो वहां के यंगर राइडर्स के लिए एक अलग ही पहचान बना रहे हैं, जिसके कारण ये बड़ी तेजी से इस ब्रांड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और फिलहाल रॉयल एनफील्ड अकेला उदाहरण नहीं है। ब्राजील में जहां होंडा की पकड़ आज भी सबसे ज्यादा मौजूद है, वहां बजाज ने पीछे हटने के बजाय 2024 में सीधे अमेजन के बीचों बीच मनाउस शहर में अपना पहला विदेशी फैक्ट्री प्लांट भी खोल दिया है, और 2025 की शुरुआत तक वहां से 10,000 यूनिट भी निकल चुके हैं। और वहीं पर हीरो मोटोकॉर्प 2015 से ही कोलंबिया में विलारिका शहर में $70 मिलियन की लागत से बना अपना प्लांट चला रहा है। यानी जब ये बाजार असल में उछला तब तक हीरो के पास पहले से ही लोकल फैक्ट्री, लोकल मैकेनिक्स और लोकल सप्लाई चेन तैयार थी। और साथ ही दोस्तों, टीवीएस मोटर भी कोलंबिया के टॉप 8 ब्रांड्स में से शामिल है, जो कि 80 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है। तो भैया, इस तरह से भारतीय बाइक्स की इस कामयाबी के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली तो यह है कि इन कंपनियों ने आइडियल कस्टमर के लिए नहीं बल्कि असल राइडर्स के लिए बाइक्स बनाई है। और भैया, सवाल यही नहीं था कि सबसे एडवांस बाइक कैसे बनाई जाए, बल्कि सवाल यह था कि लीमा में रोज डिलीवरी करने वाले राइडर्स को क्या चाहिए, और जवाब था एक ऐसी बाइक्स जो 80 माइल प्रति गैलन के हिसाब से माइलेज दे, रोज 100 मील की सड़कों को झेल सके और छोटे छोटे कस्बों में भी आम टूल्स से ठीक हो सके, और जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा लो हो। और भैया, वहीं पर दूसरी वजह यह भी है कि इस कंपनियों ने जरूरत पड़ने से पहले ही अपना सर्विस नेटवर्क खड़ा कर दिया, जहां पर बजाज के हजारों सर्विस सेंटर पूरे लैटिन अमेरिका में फैले हैं। मतलब ऐसा समझिए कि अगर बोगोटा से 200 मील दूर भी अगर कोई बाइक खराब हो जाए तो पास में ट्रेंड मैकेनिक और पार्ट्स दोनों मिल जाते हैं। और वहीं पर भारतीय बाइक्स की डिमांड बढ़ने की तीसरी वजह यह भी है कि इन बाइक्स को खास तौर पर लैटिन अमेरिका की सड़कों और मौसम के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जैसे धूल भरी हवा के लिए अलग एयर फिल्टर और अलग अलग क्वालिटी के ईंधन के हिसाब से ट्यून किया गया इंजन। अब इसे इस बात से ही समझिए कि एक डिलीवरी राइडर की असल जिंदगी में यह फर्क कितना बड़ा है। और भैया, ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि बोगोटा में एक डिलीवरी राइडर जो 100 मील से ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों के ट्रैफिक में अपनी गाड़ी चलाता है, उसे अपने राइडिंग पर कितना खर्च करना पड़ता है, जबकि वहीं पर अगर सिर्फ जापान की बाइक की बात करें तो ये खर्च 5 से 6 गुना महंगा पड़ जाता है। और यही असली गणित है जिसने पूरा बाजार बनाया, न सिर्फ ब्रांड लॉयल्टी या मार्केटिंग से। लेकिन भैया, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अमेरिका इस पूरी कहानी को अब तक क्यों नजरअंदाज करता रहा है। तो इसकी भी 3 वजह हैं। पहला ये कि अमेरिका और लैटिन अमेरिका में मोटरसाइकिल का मतलब ही अलग है। अब जैसे अमेरिका में मोटरसाइकिल एक स्टेटमेंट है, एक लाइफ स्टाइल है, जितना बड़ा इंजन उतनी बड़ी इज्जत। लेकिन लैटिन अमेरिका में यह सोच बिल्कुल अलग है। वहां पर बाइक आपकी कमाई का जरिया बनती है, वही असली और सीरियस मशीन मानी जाती है।
और दूसरी बात यह भी है कि इन भारतीय ब्रांड्स ने अमेरिका के मार्केटिंग में लगभग कुछ खर्च ही नहीं किया, इसलिए आम अमेरिकी कस्टमर्स को इनके बारे में पता ही नहीं है। जबकि तीसरी वजह यह भी है कि कुछ साल पहले तक अमेरिका में ये बाइक असल में खरीदी ही नहीं जा सकती थी। हालांकि अब ये खिड़की अमेरिका में खुलने लगी है, जहां पर रॉयल इनफील्ड के 150 से ज्यादा डीलरशिप्स, बजाज का पार्टनरशिप के जरिए बढ़ती मौजूदगी और हीरो टीवीएस का अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार, ये सब दिखाता है कि जमीन तैयार हो रही है और नए यंगर्स अमेरिकी राइडर्स भी उसी चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो ये बाइक ऑफर करती है, जहां पर आसान मेंटेनेंस हो। और ऐसे में रॉयल इनफील्ड जैसी कंपनी अब यही साबित कर रही है कि भरोसेमंद टेक्नोलॉजी, सही कीमत, असली ताकत और आम आदमी की समझ में आने वाली सादगी, यही असली फॉर्मूला है जिससे भारत को इस दौड़ में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। फिलहाल दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।